बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये रीसेंट डेटा में अभी एक सवाल आया था मई जून 25 में एच लिमिटेड के नाम से। कहता है एच लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एच लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है 30 अप्रैल 2024 को 2025 में, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 30 अप्रैल 25 सर कंपनी ने क्या किया? सर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 26,700 का आफ्टर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। सर इस पर डिबेंचर इंटरेस्ट है, ठीक है। कहता है ट्रांसफ़र ऑफ 5,000 वॉज मेड टू द जनरल रिजर्व और डिविडेंड 5340 का पे हुआ। नो अदर डिविडेंड्स आर पेएबल फॉर द ईयर। देखिए सर ये टोटल इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ईयर। अब आपसे क्या कहा गया? कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2025 अप्रैल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दो, ठीक है। सर आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर की। याद रखें मैंने आप लोगों को बताया है हमेशा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होता है। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास रिटेन अर्निंग में ऐड होता है। आप लिख दें प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर वो कितना आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर? सर वो है 26,700 का, जो कि आप रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करेंगे। सर इसका टोटल इम्पैक्ट क्या आएगा? टोटल इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी इक्विटी 26,700 से बढ़ जाएगी। सर देन फिर क्या हुआ? सर फिर हमारे पास हुआ ट्रांसफ़र वॉज मेड फ्रॉम जनरल रिज़र्व। सर आपने ट्रांसफ़र किया है जनरल रिज़र्व से। सर आपने क्या किया है? जनरल रिज़र्व से ट्रांसफ़र किया है। तो सर जनरल रिज़र्व से अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। सर उसका अमाउंट है हमारे पास 5,000। सर वो रिटेन अर्निंग से निकलेगा और सर आपके पास जनरल रिज़र्व में आकर गिर जाएगा। सर इसका ओवरऑल इक्विटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सही है सर, यहाँ तक की बातें क्लियर होती हैं तो मुझे बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। चलें सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कहता है डिविडेंड वॉज पेड। सर अगर आप ये कहें कि डिविडेंड पे हुआ तो सर डिविडेंड का खाली इम्पैक्ट किस पर आता है? डिविडेंड पेड अमाउंटिंग टू ₹5340। सर डिविडेंड 5340 का डिविडेंड पे हुआ और ये लेस होगा और सर इसका इम्पैक्ट आएगा 5340 से इस पर सर ओवरऑल इस पर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जनरल रिज़र्व 25,000 की हो जाएगी। सर रिटेन अर्निंग कितनी होगी? ज़रा मुझे कैलकुलेट करने दें। सर रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास कितना अमाउंट बनेगा ये देखना होगा हमें। सर ये बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 635 प्लस नहीं माइनस 5,000 माइनस 5340। सर ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 23,295 का 23,295 का। और सर अगर आप इसमें प्लस कर दें दिस प्लस 120,000 प्लस 25,000 तो सर ये मेरे पास ओवरऑल इम्पैक्ट बन जाएगा, एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया, 168,295। सर यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर होती हैं तो आप मुझे बताएं, जल्दी से बता दें।
आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आसान सी बात थी, ठीक है। हमने 26,700 को इनकॉर्पोरेट किया। सर एक चीज़ हम इनकॉर्पोरेट करना भूल गए हैं, दिस 23,295 प्लस 26,700, तो सर ये आपके पास आएगा 49,995 आएगा। इनफैक्ट ये भी चेंज हो जाएगा फिर 49,995 और ये आ जाएगा 194,995। डन है सर। सर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। अब वो कहता है प्रिपेयर करो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाने कहता है नीचे। सर चलते हैं उस पर ज़रा 2 मिनट के लिए। सबसे पहले वो कहता है फिक्सचर्स एंड फिटिंग आपके पास है बुक वैल्यू पर, मोटर व्हीकल एट बुक वैल्यू, इन्वेंट्री आपको दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल पेबल दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, 5% डिबेंचर दिया हुआ है। सही है सर। सबसे पहले मैं बनाता हूँ नॉन करंट एसेट, यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास आसान सा सवाल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। नॉन करंट एसेट्स, सर मेरे पास यहाँ पर 2 चीज़ें थी, एक थी फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट और एक थी मोटर व्हीकल। दोनों बुक वैल्यू पर हैं, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, और हमारे पास था मोटर व्हीकल। सर वो कितने की है? वो है 155 और 1,55,000। ये हो गया फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट और 16,875। सर अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 11,671 171,875। क्लियर? 171,875। सर फिर हमारे पास आएगा करंट एसेट्स। सर फिर मैं करंट एसेट्स की बात करूं अगर, तो मेरे पास इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट है। बस सर ये दोनों चीज़ें मेरे पास करंट एसेट हैं, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। सर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री की। तो सर सीधी कहानी है इन्वेंट्री में। अच्छा इन्वेंट्री कितने की है सर? 28,120 की। ट्रेड रिसीवेबल पर एक एडजस्टमेंट होगी सर, गौर से देखिएगा प्लीज़। सर ये मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है कितना? 33,000 और 990 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है। तो मैं 33,000 माइनस 990 कर सकता हूँ? जी सर आप कर सकते हैं। 33,000 माइनस 990, तो सर ये बन जाएगा 32,010,010। क्लियर सर? अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0,3105 60,130 हो जाएगा। और सर अगर आप इन दोनों को सम कर देंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली टोटल एसेट्स बन जाएंगे। टोटल एसेट्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5,0,0,005 और 1,230,232,005। क्लियर सर? उसके बाद सर अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको ये कहूं शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी आएगी मेरे पास, तो सर मेरे पास तीनों चीज़ें निकली हुई थी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। सर 120 का ये था 25 और 49,995। 120 25,000 49,995
और सर अगर आप इन तीनों चीज़ों को सम करेंगे तो टोटल बनेगा आपके पास 194,995 जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ था। सर फिर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिवेंचर आएगा, करंट लायबिलिटीज़ में बैंक ओडी और ट्रेड पेबल्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ तो सर मेरे पास आएगा 5% डिवेंचर है, शायद आई गेस 5% डिवेंचर है 5,000 के, 5% डिवेंचर्स जो कि मेरे पास 5,000 है। एंड देन सर मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ आएगा, सर यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। सर मेरे पास ट्रेड पेबल था 26,815 का, 26,815 और मेरे पास बैंक ओडी है 5,195 का, 5,195। सर अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 32,010 और अगर आप इन सारी चीज़ों को सम करेंगे तो वो बनेगा इक्वल्स टू योर नॉट 232,005, 232,005। शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी। shareholders equity and liabilities। डन हो गई बात सर। सर मेरे को कहते हैं स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्विटी, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2025, स्टेट योर आंसर इनटू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है सर, एक ये चीज़ है जो कि फ़िलहाल अभी हमने नहीं पढ़ी, जब हम रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे ना सर तो फिर मैं आपको ये वाला पॉइंट बताऊंगा। कहते हैं स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्विटी, एक तो ये पॉइंट है। सही है सर, इक्विटी क्या होता है? सर मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि इक्विटी होता क्या है तो आपका क्या जवाब होगा, मुझे बताएं, प्लीज़ बताएं, जल्दी से बता दें। सर इक्विटी का क्या मतलब होता है? सर इक्विटी का मतलब ये होता है कि इसको अगर मैं ये कहूँ, द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, या फिर आप इसको कह सकते हैं फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ अ बिज़नेस। सर एक बिज़नेस के ओनर जो आपको प्रोवाइड करेंगे अमाउंट बिज़नेस में लगाने के लिए, वो क्या कहलाएगा? इक्विटी। सर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ के। तो सर अगर आपको इक्विटी चाहिए तो मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ है। डन है सर। फिर वो कहते हैं कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर एंडेड। सर ये हमारे पास आउट ऑफ, मतलब हमारे पास रेशो एनालिसिस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आउट ऑफ द टॉपिक है ये हमारे पास हमने भी पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको आउट ऑफ द टॉपिक कह सकता हूँ। फिर वो कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ एच लिमिटेड वुड लाइक टू एक्सपेंड बिजनेस, दे आर कंसिडरिंग इशूइंग डिबेंचर 6,000 टू फंड एंड एक्सपेंशन, दिस डिबेंचर वुड कैरी इंटरेस्ट ऑफ 3%। सर 3% पर डिबेंचर आप इशू करने जा रहे हैं। अगेन वही एक सेम सा सवाल है सर। सर डिबेंचर इशू करेंगे, फ़ायदा देखें, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ सर, आप 60,000 पर इशू करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट आपकी कितनी बढ़ जाएगी? सर 60,000 का
3%। सर ये बढ़ जाएगी 1200 से, आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी 1200 से कम हो जाएगा। ठीक है सर, पहली चीज़। सर दूसरी चीज़ आपके पास ये होगी कि यार देखें, फाइनेंस कॉस्ट, इनके पास फ़ायदा क्या होगा कि सर मैं कुछ दो पॉइंट्स लिख देता हूँ फ़ायदे में, बेनिफिट्स में। ठीक है, एडवांटेजेस में कुछ 2 पॉइंट लिख लेता हूँ। सर यहाँ पर आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सर ना कंट्रोल डाइल्यूट होगी, ना ओनरशिप डाइल्यूट होगी। ठीक है सर, और उसके बाद आपके पास फ़ायदा ये होगा ईजी एंड क्विकर टू ऑब्टेन लोन। और सर तीसरी चीज़ क्या होगी, आप इसमें 1 पॉइंट और ये भी लिख सकते हैं कि आप और क्या पॉइंट लिख सकते हैं यार, चलिए सही है भाई, इतना काफ़ी है सर। उसके बाद आप डिसएडवांटेजेस पे आ जाएं। सर डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, सर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स रिड्यूसेस प्रॉफिट्स। सही है सर, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। सर ये भी सिक्योर्ड होता है, ये भी याद होना चाहिए, मे बी सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट ऑफ कंपनी। सही है सर, और आप इसको लिख सकते हैं, ऑलरेडी हैव डिबेंचर्स। सही है सर। सर बाकी आप एक कंक्लूजन लिख देंगे। याद रखिए मैंने पॉइंट लिखा है, सिर्फ आपको पॉइंट्स बताएं, इसको डेवलप आप करेंगे। कंक्लूजन आप कुछ भी लिख दीजिएगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आसान सा सवाल था, रिलेटिवली एक ईजियर सवाल था। अगर इस तरह का सवाल पेपर में आ जाएगा तो आप मतलब बहुत ही ईज़िली इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।